सो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिखर सर फ्रॉम एजुरेन इंस्टीट्यूट। लास्ट क्लास में हमने पी ब्लॉक स्टार्ट किया था और पी ब्लॉक में हमने कुछ पार्ट्स का कर लिया था, जैसे कि अपने एज अ ओवरऑल पूरे पी ब्लॉक में हमने हाइड्राइड समझ लिए थे, ऑक्सी एसिड भी समझ लिए थे पूरे के पूरे, राइट। हाइड्राइड जैसे एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई वाला पार्ट, जैसे हमने सबके हाइड्राइड समझ लिए थे। और ऑक्सी एसिड जिनमें वे एसिड जिनमें ऑक्सीजन यूज होता है, ऑक्सीजन का आइटम शामिल होता है, जैसे H2SO4 सल्फर का ऑक्सी एसिड कहलाएगा, H3PO4 फास्फोरस का ऑक्सी एसिड कहलाएगा। ऐसे ही अगर हम देखें पी ब्लॉक में कुछ और टॉपिक जो जनरलाइज वे में समझे जा सकते हैं, जैसे हैलाइड्स। अगर आप देखेंगे पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट मोस्ट ऑफ द केस में हेलोजन के साथ सारे के सारे रिएक्शन कर लेते हैं। इवन इनर्ट गैस भी, इसमें एग्जाम्पशन नहीं है इसके अंदर, इनर्ट गैस में जैसे जेनॉन है, जेनॉन भी फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेती है। सल्फर यानी ऑक्सीजन की फैमिली वो भी रिएक्शन कर लेती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस का PCl3 PCl5 आपने पढ़ा होगा। कार्बन का कार्बन टेट्राक्लोराइड ये पढ़ा होगा। बोरॉन की बात करें तो BF3 BCl3 BBr3 ये आपने पढ़ा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी पी ब्लॉक है ग्रुप 13 से स्टार्ट करें और ग्रुप 18 तक चलें तो सबके सब हेलोजन से रिएक्शन करना पसंद करते हैं, और इस तरीके से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, इनको बोलते हैं हैलाइड्स। क्या बोलते हैं? तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा हैलाइड्स ऑफ द पी ब्लॉक। और अगर ये पूरा हो जाता है तो हम इसके बाद लेंगे ऑक्साइड्स ऑफ द पी ब्लॉक, क्योंकि ऑक्सीजन भी एक ऐसा एलिमेंट है जो लगभग सारे के सारे पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है। फास्फोरस का अगर हम बात करें ग्रुप 15 तो P2O5 बन जाएगा, ग्रुप 16 तो सल्फर के ऑक्साइड बन जाएंगे, SO2 SO3 बन जाएगा। अगर हम ऐसी 17 की तरफ जाएं तो Cl2O7 Cl2O5 इस तरह के ऑक्साइड बनते नजर आते हैं। इवन ग्रुप 18 में भी जेनॉन का ऑक्साइड XeO3 एग्जिस्ट करता है। ग्रुप 13 से शुरू करें तो B2O3 एग्जिस्ट करता है। ग्रुप 14 की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट करता है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड तो बेशुमार है, बहुत सारे। तो यहाँ पर आज हमारे टॉपिक ऑफ कंसर्न जो रहेंगे वो हमारे दो रहेंगे, एक तो रहेंगे हैलाइड्स ऑफ पी ब्लॉक और एक दूसरे रहेंगे ऑक्साइड्स ऑफ द पी ब्लॉक। लेट्स स्टार्ट। सेगमेंट साइड की जगह लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो टॉपिक नंबर हमारा क्या चलेगा, 3 चलेगा, और इसे क्या बोलेंगे, हैलाइड्स ऑफ पी ब्लॉक। हैलाइड्स ऑफ पी ब्लॉक। पी ब्लॉक जैसे कि आप जानते हैं पी ब्लॉक हमारा ग्रुप 18 तक जाता है, लेकिन चूंकि 18th ग्रुप को हम बिल्कुल सेपरेटली पढ़ेंगे, यहाँ पर हम हैलाइड्स के डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि वो ग्रुप 18 बिल्कुल ही अलग आइसोलेटेड ग्रुप है, अलग चलना चाहिए। ग्रुप 17 से शुरू करें तो लेट्स बिगिन फ्रॉम द ए पार्ट इसका, हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 17। हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 17। अब एक इंटरेस्टिंग सी बात है, ग्रुप 17 तो खुद ही हेलोजन है, और आप कह रहे हैं हेलोजन की भी हैलाइड बनाएंगे। इन हैलाइड के लिए स्पेशल नाम दिया गया इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं? इंटर हेलोजन कंपाउंड। अब आप कहेंगे ये क्या चीज होती है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, का मीनिंग क्या हुआ? इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, और इंटर क्या बल्कि मैं कहूँगा एक और नया वर्ड बना सकते हैं, इंट्रा हेलोजन कंपाउंड। आप कह सकते हैं एक नया शब्द बन सकता है क्या, इंट्रा हेलोजन। अरे दिस इज इंटर का मतलब होता है द कंपाउंड फॉर्म बिटवीन द टू डिफरेंट काइंड ऑफ हेलोजेंस। वैरायटी ऑफ हेलोजेंस होंगे, अलग अलग हेलोजेंस होंगे। जैसे दैट आपने ले लिया ClF3, मान लो आपने लिया IF7, मान लो आपने लिया BrCl5। अगर आप ध्यान से देखिए तो दोनों हेलोजन कैसे डिफरेंट है, राइट। So when the two different halogens react to form a stable molecule or a compound, such compounds are called interhalogen. But when both the halogens are same, say that Cl2, Br2, I2, F2. Now this is called intrahalogen. Got it? Clear हो गया? Intrahalogen compounds. जहां हम बात शुरू करें तो इनके विषय में थोड़ा जल्दी जल्दी जान के चलते हैं। इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा, यू कैन कह भी सकते कि कौन ज्यादा कौन ज्यादा रिएक्टिव है, जिसका बॉन्ड कमजोर होगा। बॉन्ड आमतौर पर किसका कमजोर होना चाहिए? सेम एटम्स के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड की स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 हो जाएगा। सेम समान एटम्स के बीच में बॉन्डिंग बन रही है।
तो बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें, वैसे हैलोजन कोई कम रिएक्टिव बिल्कुल नहीं होते, लेकिन बात चल रही है कि हैलोजन वर्सेस हैलोजन ही चल रही है। तो अगर मैं कहूँ कंपाउंड्स को मैं इसे कैटेगराइज करूँ, ये ग्रुप नंबर 1 के हो गए, ये फर्स्ट हो गए, ये सेकंड हो गए, तो विच इज मोर रिएक्टिव, पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है, क्यों रिएक्टिव है? तो यहाँ पर 1 कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन 2 कंपाउंड्स, एंड द आंसर इज वेरी सिंपल, से दैट अगर मैं कहूँ यहाँ पे IF मॉलिक्यूल बनाऊं, ये IF है, आयोडीन मोनोफ्लोराइड, और यहां पर आप इसकी कंपैरिजन करें I और I के बीच में, I2 के साथ, तो दोनों में मैं कहूंगा कि ये ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि ये ज्यादा पोलर होना चाहिए, क्योंकि यहां पर आयोडीन हमारी कैसी हो जाएगी, हल्की सी, What do you mean by फ्लोरीन हल्का सा नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। Akhil? What do you mean by origin? वन इज मोर रिएक्टिव देन द नेक्स्ट वन। जब हम इन हैलोजन की बात करते हैं तो एक और वर्ड आता है जहां पे आप इतना भी सीख, What do you mean by एक आता है स्यूडो हैलोजेंस। क्या आता है? स्यूडो हैलोजेंस। ये सारे शब्द पूछे गए हैं कहीं कॉम्पिटिशन में, और यही नहीं बल्कि एक आता है स्यूडो हैलाइड्स। स्यूडो हैलाइड्स, जैसे कि नाम से लग रहा होगा आपको, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, झूठा। वे कंपाउंड जो हैलोजन जैसा बिहेवियर शो करते हैं, बिल्कुल रिएक्टिविटी में बिल्कुल हैलोजन को कॉपी करते हैं, राइट, बट वे खुद हैलोजन बिल्कुल नहीं है, उनको हम बोलते हैं स्यूडो हैलोजेंस। क्या बोलते हैं? जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, आपको नहीं पता होगा, CN को अगर मैं CN से जोड़ दूं तो ये बन जाएगा साइनोजन गैस। क्या बन जाएगी? साइनोजन गैस। साइनोजन गैस इंटरेस्टिंग सा कंपाउंड है। CN माइनस या CN कंपाउंड जो होते हैं बिल्कुल इसकी कॉपी करते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन की कॉपी करते हैं, ठीक वैसे ही कुछ रिएक्टिव भी है। आप कहेंगे इसके सिवा कोई और एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, distance of a point? Point means where is the point? फिर जोड़ दीजिए और आप समझ गए शायद। Consider any point for साइनोजन गैस, हायो साइनोजन गैस, ये एक दूसरा एग्जांपल हो सकता है इस कैटेगरी का। इतनी बात समझ में आ गई? और कुछ एग्जांपल लेना चाहें तो एक का एग्जांपल और भी मिल सकता है। OCN ले लिए और OCN को O से ही जोड़ दीजिए, ऑक्सी साइनोजन गैस, ऑक्सी साइनोजन गैस, हायो साइनोजन गैस, खाली साइनोजन गैस, ये बिल्कुल वही हैं, आप समझ लीजिए क्लोरीन जैसे ही हूबहू हैं प्रॉपर्टीज के मामले में। जैसे हैलोजेंस रिएक्शन करते हैं, काफी रिएक्टिव होते हैं, राइट, सभी के साथ रिएक्शन करना पसंद करते हैं हैलोजेंस, मेटल के साथ फटाफट कंपाउंड बनाते हैं, और बहुत कुछ अगर इनकी प्रॉपर्टीज को देखा जाए, हैलोजेंस हमेशा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडीशन में एनोड के ऊपर इकट्ठे होते हैं, ये भी एनोड पर। सो मेनी प्रॉपर्टीज कैन बी स्टडीड, दिस शोज very close resemblance with the halogen atoms, and that's why they are called pseudo halogens। pseudo तो कहलाएंगे क्योंकि ये हैलोजन तो बिल्कुल भी नहीं है। और इन्हीं के आप बना लीजिए हैलाइडाइंस, जैसे CN माइनस, जैसे SCN माइनस, जैसे OCN माइनस, एक्सेट्रा। अब आप समझ में आ गया होगा, ये इसके क्या हो गए? हैलाइड। जैसे Cl2 क्या है? हैलोजन है, और Cl माइनस क्या है? हैलाइड आयन है। ये क्या है? स्यूडो हैलाइड आयन। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं लगी होगी। अब and ठीक, तो ये है इंटर हैलोजन, इंट्रा हैलोजन, स्यूडो हैलोजन, स्यूडो हैलाइड आयंस, ये सब। बट हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न जो चल रहा है वो है हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 70। so this class आपको याद होगा मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट बताई थी, क्या? +7 +5 +3 can easily find ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये ऑक्सीडेशन distance formula. समझाइए, अगर आप कहेंगे तो इसको डिटेल समझा भी You can find out से आई, और उस सूरत में हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, कौन सी एक्साइटेड स्टेट में काम करेगी, इस टॉपिक के बाद formula समझ लेंगे। ठीक है, तो बात कर रहे हैं यहाँ पर टॉपिक की, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +7 है, +5 है, +3 till X2 minus होती है, राइट। अब इन्हीं के कंपाउंड्स हम बनाते हैं, तो अगर हम +7 की बात करें, मतलब इनके कंपाउंड्स की कैटेगरी कैसी होगी, इसको समझने के लिए हमने इनके जनरल फॉर्मूले बना लिए, AB, AB3, AB5 और AB7। आप समझ रहे हो ये फॉर्मूले किस बेस पर बनाए? AB, AB3, AB5, AB7, ये इनके जनरल फॉर्मूले। जनरल फॉर्मूले किस तरीके से बनाए गए? ये जनरल फॉर्मूला है जिसमें से A कैसा है? A हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और this is where मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। तो B इज, तो ये कैसा है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव,
और बी कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे मान लो मुझे इस कैटेगरी की अगर एग्जांपल्स देने हैं तो ये इस कैटेगरी में आप यहां लाइन में बना सकते हैं, राइट। जैसे आपने कहा ICl, तो सी द फर्स्ट लेटर इज आयोडीन एंड आयोडीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन 1। अब ICl, बस आपको ये फुल कोडिंग पर और एग्जांपल क्रिएट करनी, अभी बताना आप। ABB3 की बात करें, जैसे मान लो मैंने पसंद किया ClF3, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड द सेकंड वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाउ नेक्स्ट वन BrCl5, मान लो आपने ये पसंद किया तो आप पाएंगे कि Br कैसा है। और नेक्स्ट एग्जांपल में IF7, तो आयोडीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। आई होप द मैटर इज क्लियर। इसके एग्जांपल्स अब हम ढेर सारे एग्जांपल्स क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे मैं और एग्जांपल बनाना चाहूं तो आप अगला एग्जांपल क्या देना चाहेंगे? आप कहेंगे अच्छा IF कर लो, है ना, गिव मी सम मोर एग्जांपल्स। IF हो सकता है, और BR कर लो, और BRF कर लो, और BRCl कर लो, और ClF कर लो। IF हो गया। हाँ हाँ, इस तरीके से हम और बना, IBR भी बन सकता है। IBR लिख दिया, ठीक है, हो गया। जैसे ClF3 है तो और एग्जांपल क्या लगा सकते हैं? Cl Br Cl3, IF3 ICl3 IBr3 BrF3। नहीं हो सकता, ये सारे इस कैटेगरी में इस पे आते हैं। IF5 है ना, ICl5 है ना, BrF5 एक्सेट्रा, ये भी बन सकता है। बट ये इस कैटेगरी का ओनली एग्जांपल, इसके एग्जांपल यहां पे और कोई कैटेगरी नहीं बनेगी। जैसे means distance we have given, एग्जिस्ट नहीं करता। substitute the values and you know how to put the क्यों नहीं? values. We have given इसकी एक रीजन जरूर बन सकती है, राइट। ये क्या है, पीरियोडिक का भी केस वो है जिसमें एटम्स की संख्या बहुत ज्यादा जा रही है। ऑक्सीजन स्टेट आप चेक करेंगे तो यहां पर कौन सी ऑक्सीजन स्टेट में जा रहा है, ये +7 में जा रहा है, ये +5 में जा रहा है, ये +3 में जा रहा है, ये +1 में जा रहा है। यही तो एग्जाम्पल बन रहे हैं इनके। अगर हम इनको ऑक्सीजन स्टेट के हिसाब से देखें, ये ऑक्सीजन स्टेट हो गया, ये हो गया टाइप, हो गया टाइप ऑफ इंटरहेलिजेंस, और ये इनके क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए। अब द क्वेश्चन कम्स टू बी IF7 एग्जिस्ट नहीं करता है। IF7 एग्जिस्ट करता है बट I के साथ और कौन एग्जिस्ट क्यों नहीं करते? इसका रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि आयोडीन के साथ में हमें फ्लोरीन कितने जोड़ने होंगे, 1 2 3 4 5, और आप इसका कोई भी मॉलिक्यूल बनाइए, बाइपिरामिडल भी बनाइए, तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर होता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आएगा, ऐसा कुछ आएगा। फ्लोरीन अगर हम यह लगा लें, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, राइट। तो ये 5 एक एक्सेस पर एग्जिस्ट करेंगे, एक ऊपर निकलेगा और एक, लेकिन अगर ये एटम का मैं क्लोरीन जाए बड़ा कर दूं, ये आपस में करना शुरू, क्योंकि इनके पास लोन पेयर की कोई कमी नहीं है। इनके पास भी 3 लोन पेयर हैं, आप जान रहे हैं। तो लोन पेयर क्या करते हैं, एक दूसरे को बॉन्ड पेयर रिपेल करते हैं। तो चूंकि जैसे ही एटम का साइज आप बढ़ाएंगे, फ्लोरीन की जगह पर क्लोरीन और बढ़ा, क्लोरीन की जगह पर ब्रोमीन और भी बड़ा कर दिया। ऐसे समझ लो सिंपल वे में, जैसे एक छोटा फ्लावर पॉट है। यू नो फ्लावर पॉट क्या होता है? कुछ फ्लावर पॉट इतने छोटे होते हैं जैसे हम अपनी टेबल पर, है ना, सोफा पड़ा हुआ है, सोफे के सामने टेबल आमतौर पर छोटी रखी जाती है, उस पर अगर आपने लिया एक छोटा सा फ्लावर पॉट रख दिया, तो छोटे से फ्लावर पॉट में क्या चलेगा, छोटे छोटे फूल, और वो भी कितने, बहुत ज्यादा नहीं, 4-5 फूल। एक अगर आप एक गिलास ले ले, कांच का गिलास ही ले लें, सिंपल सा फ्लावर पॉट ऐसा लेते हैं, छोटा सा गिलास, जस्ट लाइक ये वाला, इस गिलास के अंदर फूल डालेंगे तो आप 4 या 5 फूल अच्छे लगेंगे।
इसमें 20-25 फूल अगर आप भरेंगे तो कोई कहेगा मूर्ख इंसान है, बेवकूफ इंसान है, अकल नहीं है इसे सजाने की। और वो गिलास भी क्या होगा, गिरने का डर बिल्कुल बना रहेगा, अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि फूल एक दूसरे से पूरा भिड़ जाएंगे, है ना। आप देखिए नेचर ने भी, अगर आप देखिए कहीं पे फ्लावर पैदा किए हैं तो बड़े फूल जब बनते हैं तो वहां पर एक बंच में एक या दो ही फूल बनता है, छोटे छोटे फूल बहुत सारे। तो नेचर ने भी इस बात का ख्याल रखा है कि बड़े आइटम्स क्या करेंगे, अगर बड़े फूल और ढेर सारे एक ही गुच्छे में निकालते तो सारे फूल क्या करते, एक दूसरे की ग्रोथ को रोक देंगे। यहां पर भी यही थी। तो यहां पर इनके बीच में स्ट्रिक्ट रिपल्शन को अवॉइड करना है। अवॉइड क्या करना है, स्ट्रिक्ट रिपल्शन। और स्ट्रिक्ट रिपल्शन को अवॉइड करने का द बेस्ट मेथड इज कि आप एटम का साइज कैसा होना चाहिए, एज स्मॉल एज पॉसिबल, एंड दिस विल बी द बेस्ट एग्जांपल ऑफ IF7। आई होप यू गॉट द आंसर। समझ में आ गया होगा, यहां तक समझ में आ गया। एग्जाम में और क्या आ सकता है आप कहेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बता दी क्या आने के चांसेस है। तो एक आएगा इनकी शेप, हाइब्रिडाइजेशन। इनकी शेप और हाइब्रिडेशन क्या होगी, खास करके इनकी 3 कैटेगरी की बहुत पूछी जाती है, AB3 में, AB5 में और AB7 में। यहां पर इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन, और इनकी ज्योमेट्री यानी कि आप कह लो शेप, शेप क्या होना चाहिए। हाइब्रिडेशन पहले सॉल्व कर लेते हैं, और बहुत सिंपल सा मेथड है यहाँ पर निकालना। बताओ हाउ विल यू फाइंड आउट द हाइब्रिडेशन इन द गिवन मॉलिक्यूल। एग्जांपल आपने इसका ले लिया, ClF3 ले लो, है ना, BrF5 ले लो, और यहाँ पे IF7 कर लो। तो ClF3 का हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे, मैंने आपको एक तरीका बताया था हाइब्रिडेशन निकालने का, याद है क्या था, बताओ। हाउ वी कैन फाइंड आउट द हाइब्रिडेशन ऑफ अ सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल। तो आपके पास एक ही फॉर्मूला था, EP इजिकल टू VP प्लस LP। LP क्या है, लोन पेयर, VP क्या है, बॉन्ड पेयर। दोनों को बस क्या करना है, जोड़ना ही तो है। यहां पर अगर हम बात करें, आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 के 7 बॉन्ड में 0 लोन, What's your doubt? 7, और 7 का समेशन क्या आएगा, SP, बोलो 7 आना चाहिए, 3+3+, ठीक है। अगर हम बात करें BrF5 में, आप जानते हैं Br के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट एक लोन पेयर है, तो 5 बॉन्ड पेयर हैं, 5 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है, टोटल कम्स टू बी द 6। आंसर शुड बी SP3D2, राइट। नाउ द कम टू द फर्स्ट वन, ClF3। तो ClF3 में क्लोरीन हैव द 7 इलेक्ट्रॉन्स बट द 3 आर यूज्ड देयर। बचे कितने, 2 लोन पेयर, ये रहे 2 लोन। Yes. 3+2 5, 5 का मतलब SP3D। ये तो हुए इनके हाइब्रिडेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब रही बात शेप की, बात करते हैं। इसकी कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी, स्क्वायर पिन होगी, इन दोनों में से कुछ भी नहीं होगी। इसकी शेप बिल्कुल स्पेशल होती है, इसे बोलते हैं बेंट टी शेप्ड। मैंने बताया भी, ये बहुत आया हुआ अभी, नीट का बड़ा पसंद का क्वेश्चन है, ये बना के दिखा दिए। तो Cl ये आ गया, और Ft कैसे बनता है, तो T आप कहेंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, आप मैं कहूँ थोड़ा सा बेंड कर दो इसको, ये हो गया। ये क्या गया, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, और इधर क्या गए, लोन पेयर। ये मैंने बनाए हैं केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, मैंने आपको 11th में सब अच्छे से पढ़ाया है। तो ये देखा जाए तो इसकी शेप कैसी हो गई, टी शेप। ये ट्राइगोनल, मतलब आप इसे ऐसे कहेंगे ट्राइगोनल, ज्योमेट्री के हिसाब से देखा है तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल सी नजर आ रही है ना, ज्योमेट्री के हिसाब से। शेप वाइज मैंने आपको बताया था, लोन पेयर को हमेशा बाहर कर दिए, तो इसका लुक कैसा लग रहा है, टी जैसा लग रहा है, लेकिन टी में इसके जो आर्म्स हैं वो थोड़े से झुके हुए हैं, कंधे इसके झुके हुए हैं, और इसको हम बोल सकते हैं स्लाइटली बेंट टी शेप्ड है। आईआईटी में पूछा गया टी शेप्ड है या बेंट टी शेप्ड है, आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग यही पढ़ाते थे जब भी थे, तो टी शेप्ड ही बच्चे को रटा देते थे, लेकिन एक बार इन्होंने क्या किया, बिल्कुल बाल की खाल निकाल के रख दी। एडवांस में एक क्वेश्चन आया, बच्चे लेके आए, सर आप क्या करते, टी शेप भी था, बैंड टी शेप, हम टी शेप लगा के आ गए।
तब समझ में आया कि ये चीज़ भी और भी सुधारनी पड़ेगी, टी शेप से ही बात नहीं बनेगी, और भी माइक्रो लेवल पे पढ़ाना पड़ेगा आपको। तो दैट वाज स्लाइटली बेंड टी शेप, ये चीज़ है, ये उन्होंने एडवांस पे डाला था कुछ। अरे पहले टी शेप भी सिखा दो, बहुत बड़ी बात थी। टी शेप पहले बच्चा तो जान जाए, बच्चा तो बहुत दूर की बात है, कई बार कंफ्यूज होते थे, Each and आते थे जो आप बोल रहे थे अभी। 5 बोल दिया, हाँ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल लिख दो शेप की, यही कर दो बस, ये हो। is it done? लेकिन खैर अब लेकिन पुरानी So now here common for BRF 5 की बात करते हैं, BRF 5 में तो BR ये हो गए फ्लोरीन, और ये हो गए फ्लोरीन, और इधर क्या आ गया, अब इस शेप को क्या बोलेंगे, नहीं स्क्वायर पिरामिडल, बाई पिरामिडल नहीं है, लोन पेयर तो दूसरा काउंट नहीं होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर। हाँ भाई ये तो आपको याद करना पड़ेगा, स्क्वायर पिरामिडल। हाँ next point? क्योंकि इसके अंदर जैसे बेंड टी शेप में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इज देयर एनी बॉन्ड ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन फ्लोरीन दैट इज हैविंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो अब अगर आप इसे टी शेप्ड कह दें तो बच्चा फटाक से लिख देगा हाँ है, एक है टी शेप्ड, क्योंकि वो दिख रहा है ये तीनों ऐसे बॉन्ड जा रहा है, और वो इसी बात को फंसाने के लिए बैठे हुए हैं। मैंने ठीक है 180 है, गलत, 180 है ही नहीं, स्ट्रेट ही नहीं है वो लाइन। तो वो बच्चा जो है इसमें परेशान कर देते हैं, वो आसान नहीं है। सिमिलरली यहां पर वो कहते हैं क्या कोई भी 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल नजर आ रहा है, And तो बच्चे के दिमाग में आएगा जब त्रिकोणा है और इसके साथ देखिए ये बॉन्ड C point divide the line side 50 जा रहा है, एक ही प्लेन में, मतलब लोन पेयर वगैरह सब एक ही प्लेन है, इस प्लेन पे ये बॉन्ड है, तो ये 90 डिग्री हो सकता था बशर्ते ये स्ट्रेट होता, बट ये बॉन्ड थोड़ा झुक गया, टिल्टेड है, टेंट बेंट मान रहे हैं ना, तो ये 90 डिग्री, तो इसका मतलब कोई भी बॉन्ड एंगल यहाँ 90 डिग्री नहीं, कोई भी बॉन्ड एंगल यहाँ 180 डिग्री भी नहीं है, ये चीज ध्यान रखिए। तो ये यहाँ पर इसमें ऐसे बारीक क्वेश्चन बन सकते हैं जहां पे बच्चा फंस सकता है। और रही बात यहाँ बात हम कर लेते हैं, तो ये है हमारा क्या है, बिल्कुल गलत, ये है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल अलग है, पेंटागोनल। अभी बनाए ये आपके सामने बनाया था, आपके सामने प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए भाई, प्रेजेंस ऑफ माइंड। हाँ यहाँ पर 5 कॉर्नर्स बनाने हैं, आयोडीन को बीच में रखिए, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, तो यहां से आप फ्लोरीन को जोड़ दीजिए, ये 5 कोनों पे फ्लोरीन आ गई। हाँ और इनको हम ऐसे जोड़ दें तो नहीं लग रहा ये पेंटागन जैसी शेप आ गई, और यहाँ पर एक बॉन्ड ऊपर निकाल दीजिए ऐसे, यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ नीचे निकाल दीजिए, ये बॉन्ड हमारा कहलाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। वाले बॉन्ड को बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स, और अंदर वाले इन बॉन्ड्स को बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इक्वेटोरियल PCL5 में सिखाया था मैंने, याद होगा, कागज से बना के पूरा और वो बना के आटे वाटे से बना के लाए, आपको नहीं पता, 3 point मॉर्निंग वाली बैच में पढ़ाया था, तो ये बच्चे बना के लाए थे, रियल में कैसा होता होगा ये स्ट्रक्चर। खैर तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ बॉन्ड एंगल की बात करें, एक्सियल बॉन्ड्स के बीच में एंगल क्या होगा, और इक्वेटोरियल वर्सेस इक्वेटोरियल में क्या होगा, तो ये शेप हो गई इसकी पेंटागोनल Y2. Are you understood? बाइपिरामिडल। लेकिन आप कहेंगे क्वेश्चन ये तो फ्लैट बनेंगे जो आप बोर्ड पे लिख रहे हो वो तो बन गए, वो बन बेसिकली। अब लेकिन वो बारीक क्वेश्चन और क्या करेंगे, एक्सियल बॉन्ड्स वर्सेस एक्सियल बॉन्ड्स, क्या बॉन्ड एंगल होगा, तो आपने कहा ये एक्सियल है तो इसके बीच में एंगल क्या होगा, 180। एक्सियल वर्सेस इक्वेटोरियल, तो ये पेंटागन रिंग है ऐसे समझ लो, इस पे ये बॉन्ड ऐसे खड़ा हुआ है, तो बॉन्ड एंगल इज अगेन 90, मतलब ये बॉन्ड ये वाले बॉन्ड्स वर्सेस ये वाले बॉन्ड्स, ये प्लेन में होगा, पेंटागन प्लेन है, और इस पेंटागन पे तो इसका और इसका बॉन्ड एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री, तो यहां भी दिक्कत नहीं, लेकिन इक्वेटोरियल बारीक क्वेश्चन तो ऐसे ही बनेंगे, इक्वेटोरियल वर्सेस इक्वेटोरियल, ये बॉन्ड्स इक्वेटोरियल है, ये वाले बॉन्ड्स ये इक्वेटोरियल है, ये वाले बॉन्ड्स इक्वेटोरियल, ये वाले बॉन्ड, बताओ कॉमन सेंस लगा, यस
आंसर इज 72। यहां पर 72 ही होगा। एंड वाई द आंसर इज वेरी क्लियर, 360 इज द टोटल रोटेशन, इज पूरा जो गोला है ये कितने का होता है, 360 है। और इसमें बॉन्ड्स कितने लगाने जा रहे हैं, 5। तो आंसर इज 72 डिग्री बॉन्डिंग। आई बात रेशियो आपको ये है। अब आप सोचो क्वेश्चन बन गया, ये मतलब ये है, इतना मिनिमम आपका स्टैंडर्ड इतना होना चाहिए, इतना दिमाग में 12 के साथ साथ आप पैरेलल चलाओ। अच्छा चलो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं ये क्वेश्चन ही टफ है, क्योंकि आप पढ़ रहे तो आपको अचानक आएंगे आपके सामने पेपर, खासकर जब आपको लगेगा फिजिक्स के क्वेश्चन भी आएंगे, उसी समय मैथ्स के क्वेश्चन भी रखे हुए हैं, और उसी समय टाइम लिमिट आपको बिल्कुल कस दिए, टाइट कर दिया, 60 मिनट से ज्यादा बाहर निकलना नहीं। और बाहर आपको 10 बार समझाया गया है, क्या समझाया गया है कि टाइम क्या होता है, करना है, जल्दी करना है, जल्दी थिंकिंग करो, कैलकुलेशन भी खुद ही करनी है मैनुअली, कोई कैलकुलेटर नहीं है। आपको अभी क्यों इजी लगने लगती है चीजें, क्योंकि आपको लगता है वो माहौल नहीं है ना, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। गलत हो गया तो कौन सा पनिशमेंट, जब वहां पर आपको लगेगा गलत हो रहा होने का पनिशमेंट तय है, तो आपके हाथ पैर कांपने लगे। देखो अभी अभी देखो, जब हम कोई एक इंटरनेशनल मैच चल रहा होता है और लास्ट के ओवर में 2 ही बॉल बची होती है और हमारे बॉलर से 6 रन बनाने हैं, तो हम कहते हैं क्या करना है, बहुत आसान है, बस नो बॉल मत करना ही करना, 6 रन वो मार नहीं पाएगा सामने वाला, राइट। और अगर आप उससे वाइड बॉल हो जाती है तो हम लोग कितना कोसने लगते हैं, अरे क्या करा तूने, बिल्कुल बेवकूफ इंसान है, तुझे अकल नहीं है, तुझे टीम से बाहर निकाल देना चाहिए, निकल। लेकिन आप ये सोचिए कि ये चीजें, और आप कहेंगे गली में कुछ नहीं रखा हुआ, मैं नो बॉल नहीं करने दूंगा, मैं वाइड नहीं करूंगा, सही बॉल डाल दूंगा, सही बात है आप डाल दो। लेकिन 50,000 या 1 लाख की भीड़ जब आपको चीख रही हो, चिल्ला रही हो, और आपके प्रेशर में कप्तान ने कहा हो गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, और याद रखिए तभी गलती होगी आपसे, क्योंकि आपके खून तब उछाल अंदर का खून का हो रहा होगा, हार्ट बीट क्या होगी, 150-200 पे चल रही होगी, अंदर की जो हार्ट बीट की आवाज है ना, कानों सुनाई देगी, धक 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 धम धम बज रहा है, नहीं होता। तो दैट मेक्स द सिचुएशन वेरी टफ। यही क्वेश्चन जो आपको लग रहा है ये तो इजी है, 72 डिग्री निकालने में क्या रखा हुआ है, जब ये क्वेश्चन आएंगे ना तो यही आपको धुआं उड़ा के रख देंगे, कान से भी धुआं निकलेगा, आंख से भी धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, क्या करूं मैं इसका। आप ये मत समझिए कि इजी कुछ नहीं है, ओके नेक्स्ट ईयर कम चांसेस होते हैं। अभी हम कंफर्ट जोन में बैठे, मंथ्स के बाद यू विल स्टडी दिस पॉइंट नाउ इन तब आप है ना। तो ये चीज है, बस पढ़ना। बात ये कि इंसान सोचना नहीं चाहता कंपटीशन के लिए, अभी जो बात चल रही थी, हम मेहनत करना नहीं चाहते, हम अपने आप को जरा भी मेहनत के उसमें इन्वायरमेंट में डालना ही नहीं चाहते, हम बस ये सोचते हैं बहुत इजी वॉक होना चाहिए, मेरे डैडी बस इतने अमीर हों, सीधे सीधे पेमेंट दें और सीधे यूएस की यूनिवर्सिटीज में करा दें। इंडियन यूनिवर्सिटी क्या रखा हुआ है, पापा से कहना, पापा इंडियन यूनिवर्सिटी का कहीं 100 जो यूनिवर्सिटीज हैं वर्ल्ड की, उनमें कहीं आईआईटी का नाम नहीं है, मेरा वहां करा दो ना, क्या नाम है, आपको अच्छा पढ़ाना ना, एमआईटी में करा दो, यू नो एमआईटी, जानते ना, एमआईटी में करा दो। और ये पढ़ना मुझे है, मैं पढ़ूंगा, बस कराना आपको है। काम पर इजी काम करना चाहता, को मत राइट डाउन करो, इजी काम करना चाहता, करना कुछ नहीं if you want to note it you can also but चाहिए, हमें आसानी से यूं जाए और बस आपको ट्रॉफी उठाने का, हाँ ट्रॉफी बस मिल जाए, बस ये होना चाहिए, है ना। टफ टीम से नहीं लड़ना, है ना, टीम हमें बस मिल जानी चाहिए, नेपाल की टीम मिल जानी चाहिए, और वहां पर हम डबल सेंचुरी मार के आएंगे। ऑस्ट्रेलियन टीम पे नहीं जाना है हमें, वहां नहीं जाना है जहाँ बाउंसी पिचेस होंगी, उल्टी सीधी गेंद आएगी, वहां तो हमारी सारी पोल खुल जाएगी, कितनी आती है ना। तो बस यही है, आपसे बस क्वेश्चन इतने आसान आसान पूछे हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl या HBr या HI, बस HCl टिक करा, और मैं तो केमिस्ट्री बहुत बड़ा विद्वान हूँ, है ना। equal तो नाउ कम टू द पॉइंट, तो मजाक हो गया, हल्की फुल्की बात हो गई, अब जरा सीरियस आ जाते हैं। आप कहेंगे ठीक है ये सारे कंपाउंड इसमें याद कर ली, जरूर कर ली, ये काम किस काम में आते हैं, जैसे अगर मेरे को IF7 है, आप कहेंगे इसका यूज हमारा सबसे ज्यादा अच्छा क्या होगा, ढेर सारी फ्लोरीन बैठा हुआ है, तो ये क्या काम करेगा, फ्लोरीनेटिंग एजेंट, क्या काम करेगा, फ्लोरीनेटिंग एजेंट। हाँ, क्योंकि ढेर सारी फ्लोरीन कहीं भी देनी हो तो सीधे F2 नहीं दे, F2 एक अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाती है, तो हमें फ्लोरीन चूंकि प्रोवाइड करनी है, IF7 एक अच्छा काम यहां पर कर सकता है। हेलोजन से आपने खुद ही पहले बोल दिया ये ज्यादा एक्टिव है,
तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको मैटर क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा अच्छे से। आप यहां पर इन्हीं आयंस में एक Cl को मान लो यहां से तोड़ देंगे। अगर मैं इसमें Cl को तोड़ दूं तो अब बचेगा क्या, Br Cl4 और क्या आएगा। अब वो आपसे पूछेंगे बताओ इसकी शेप क्या, इसका है, वो इस तरह से करेंगे। आई बात समझ नहीं आई। या वो ठीक उल्टा भी कर सकते हैं इसका, जैसे मान लो Br आपने अभी Cl4 की बात की या Br यहाँ पर IF5 की बात करी, एक F माइनस दे दिया या IF6 माइनस ये बन गया। अब ये दो आयन बन गए। आगे बस समझ नहीं आया, आप जो कह रहे थे क्वेश्चन इजी लग रहे हैं, अब इसी को वैरायटी आपने चेंज कर दी। किसी एक हेलोजन को आपने तोड़ दिया या किसी को एक को आपने हेलोजन दे दिया, दोनों में से एक काम कुछ कर दिया, राइट, ठीक है ना। तो अब ऐसी सूरत में इनकी शेप बदल जाएगी, फर्क आएगा। आप देखते रहे यहां पर क्या हुआ, IF6 माइनस, तो यहां पे आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 में माइनस चार्ज आते क्या हो गया, 8 में से उसने 6 बॉन्ड बना लिए, बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 बॉन्ड है। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या बना, AB और क्या आ गया, सिर्फ 6 बॉन्ड नहीं है, एक लोन पेयर भी है। अब 6 बॉन्ड अगर हैं तो और एक लोन पेयर है तो 7 का मतलब हाइब्रिडेशन तो वही रहेगा, sp3d3। बट शेप क्या होगी, अब स्क्वायर बाय पिरामिडल बिल्कुल सकती है शेप, ले लें। और यहां पर 1 2 3 4 5 6 क्या लगा दिया आपने, यहां पे फ्लोरीन लगा दी। अब जैसी आपने ये बना दी शेप, ये आ गया, तो लोन पेयर को भी तो कहीं बिठाओगे, जैसे ही लोन पेयर को बिठाओगे लोन पेयर अपना रिपल्सिव फोर्स से अचानक बढ़ा देगा, लोन पेयर डिस्टर्ब कर देगा। जस्ट लाइक ऐसे ये जैसे स्कूटी पे 2 लोग बैठे हुए हैं, हस्बैंड वाइफ बैठे हुए हैं, लेकिन उनको साथ में अपने बच्चे को भी ले जाना है। तो नॉर्मली अगर 2 लोग बैठे होंगे तो आप जान रहे हैं उनकी पोस्चरिंग कैसी होती है, सिमेट्रिकल पोस्चरिंग है, आराम से कंफर्टेबल बैठे हुए। लेकिन जब तीसरे की कोई एंट्री उसमें होगी तो शेप कैसी होगी, थोड़ी सी डिस्टॉर्ट नहीं हो जाएगी, नहीं समझ। अगर बच्चा थोड़ा सा हेल्दी है, मोटू टाइप का है, छोटू टाइप का है ना, लड्डू टाइप का है, तो क्या होगा, तो मदर को या फादर को आगे पीछे होना पड़ेगा, है ना। और बच्चे अगर 4-5 की संख्या में है फिर तो कोई बात नहीं, ऐसे चला रहा होगा स्कूटी के आगे और बिल्कुल पीछे बैठा भी नहीं होगा, बिल्कुल खड़े होकर चला रहा होगा, और मदर जो है बिल्कुल पीछे के लास्ट के पहिए पे बैठी होगी और बीच में सारे बच्चे दाएं बाएं हिलका रखे होंगे खुंटी से। आपने ऐसे भी देखा होगा मोटरसाइकिल पे जाते हुए, बड़ी बिग फैमिलीज वाली। तो यहां पर दिस इज द शेप इज लाइक जस्ट लाइक, कैसी होगी, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्या कहेंगे इसे, नहीं आए समझ। तो इसकी शेप कैसी होगी, यहां पर इस वाली शेप की बात कर रहे हैं हम, इसे बोलेंगे डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो समझ में आ गया, मैंने डिस्टॉर्टेड का एग्जांपल दिया और ये समझाने के लिए ये जो लोन पेयर है ये मैंने बिल्कुल वही बेबी वाला एग्जांपल दिया, पर बॉन्ड्स हैं और उन बॉन्ड्स के बीच में एक लोन पेयर आके बैठा हुआ है, और वो लोन पेयर का जो रिपल्शन है बॉन्ड पेयर के साथ, दैट विल मेक मॉलिक्यूल अ डिस्टॉर्टेड शेप, सिमेट्रिकल शेप को बिगाड़ के रख देगा, बिगड़ जाएगी, विकृत, हिंदी में कहते हैं विकृत, तो डिस्टॉर्टेड शेप हो जाएगी ना। नहीं नहीं, मतलब बात ये नहीं कि हो सकती नहीं हो सकती, एक्चुअली क्या है, ये शेप हमने जैसे एक्सरे एनालिसिस करके बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं और उनकी शेप को हमने जैसा देखा उसको पाया, हमने उसको वैसा किया। जैसे आप कहेंगे जंगल में आप गए जिराफ, तो जिराफ की शेप आपने कहा ठीक है, हर एक को समझा दिया, जिराफ की लंबी सी गर्दन होती है। तो कोई बच्चा कहता सर जिराफ की लंबी गर्दन थोड़ी छोटी नहीं कर सकते थे गर्दन, राइट, तो छोटी गर्दन शायद हो सकती, तब भी वो जिराफ ही रहता। बात ये नहीं है, बात है कि होती है, अब होती है तो होती है। कुतुब मीनार अगर लंबी बन गई है, आपको कुतुब मीनार ऐसी ताजमहल जैसी क्यों नहीं बनाई, तो बस जिसने बनाई तो बनाई, बस खत्म बात। आपको बुर्ज खलीफा ऐसा ही क्यों बनी, तो ये तो जिसने बनाया तो बनाया, तो जो बन गया सो बन गया, यू नीड टू लर्न इट। अब हम जो बना है हम उस पर बहस नहीं कर सकते, ऐसा क्यों है, हम जो बना है उसकी स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन बन सकता है कि आप ये कह सकते हो कि बुर्ज खलीफा सर दुनिया की सबसे लंबी इमारत है, लेकिन वो
अर्थक्वेक को कैसे झेल पाती है, स्टेबल कैसी, ऊपर सबसे टॉप फ्लोर पे रहता होगा, उस तक पानी पे पहुंचता कैसे होगा, कितनी स्ट्रांग मोटर लगाई गई होगी यहाँ से ऊपर उठा के वहां तक पानी भेजता हुआ, लिफ्ट कैसे लगाई, ये तो सब क्वेश्चन जायज है। बट यू कांट पुट अप द क्वेश्चन व्हाई दिस इज शेप इज पर्टिकुलर टाइप ऑफ शेप। तो ये जस्ट लाइक वैसी हो गया जैसे हमारी शेप इस तरह की क्यों है, वैसी क्यों नहीं है, ऐसी क्यों नहीं है, या हमारा सिर्फ फुटबॉल से जैसा मोटा और क्यों नहीं हो जाता, क्योंकि हम इतना ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, ये माना जा रहा है। आगे जाके हम मानते भी हैं कि शायद अगर ये सब which ratio 2:1 ratio का जो हेड है वो थोड़ा साइज में बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वी आर यूजिंग द ब्रेन टू मच। फिजिकल हाथ का काम तो हम कम ही ले रहे हैं ना, हाथों का काम तो कम होता जा रहा है ना धीरे धीरे। तो वो यही कह रहे हैं, मतलब साइंटिस्ट मानते हैं 10,000 ईयर्स है, खैर हम तो कहीं नहीं होंगे तब तक, लेकिन 10,000 ईयर्स के बाद जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, हाँ हाँ हाँ, तो आप तो मतलब कहीं पर भी नहीं होंगे, तारों की फॉर्म में चमक रहे होंगे हम सब, लेकिन 10,000 ईयर्स के बाद जो साइंटिस्ट थिंक सो कि भाई हेड विल बी लार्जर इन शेप एज आवर हैंड्स विल बी टाइनियर इन शेप। तो ठीक है, अब आप कहोगे उस जमाने में एक सवाल कोई पूछेगा कि ऐसी अजीब सी शेप क्यों है, पहले हम ज्यादा स्मार्ट थे, तो ठीक है, ये वॉल्यूशन टाइप का कोऑर्डिनेट होती है, ऐसी केमिस्ट्री में भी ये शेप इसके पीछे, तो इस शेप को बहस नहीं कर सकते ऐसा क्यों है, ये मतलब ये शेप देखी गई है, जैसे कहते हैं ना आप कैमरे से किसी चीज को देख रहे हैं, तो बस देख के हमने निकाल लिया, समझ लो। खैर आगे बढ़ते हैं इस बात को, Br4 की बात कर रहे थे, तो ब्रोमीन इज हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड प्लस मेक्स इट 6, मात्र 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो चले गए बॉन्ड बनाने के लिए, 2 बचे, एक लोन पेयर बचा हुआ है, तो ये मॉलिक्यूल किसका एग्जाम्पल है, AB4L। हाइब्रिडेशन तो क्लियर हो गया, sp3d होना चाहिए, बट शेप we are all केमिकल बॉन्ड 11 for trying से पढ़ाया था, is called बहुत पढ़ा था मैंने। अच्छा C100 बहुत आता है भाई ये C100, एक बेंड टी शेप्ड और C100 याद है, SF4 का एग्जाम मेहनत बहुत बढ़ानी पड़ेगी भाई। SF के पास कितने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, सॉरी 4 बॉन्ड्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो आउट ऑफ द 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आर यूज्ड इन मेकिंग 4 बॉन्ड्स बट द 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट एज अ लोन पेयर, सो AB4L। तो इसका हो गया ना आइसो स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल, नहीं हो गया, सेम फॉर्मूला वो भी रख रहा है, सेम फॉर्मूला। SF4 बहुत बार पूछा गया है, SF4 की शेप कैसी होती है, द आंसर इज द C100 एंड C100 इज जस्ट लाइक, आप जानते हैं C100 क्या होता है, पार्क में आपने देखा होगा बच्चों का जो झूला होता है, आपने देखा होगा, कभी खुद भी बैठे होंगे आप, तो Br को यहां लगा लें, Cl को यहां लगा लें, Cl को यहां लगा लें, और 2 Cl को यहां लगा लें, और एक ये ले लेते हैं यहां पर, नहीं आया समझ में, कुछ कोऑर्डिनेट नहीं आया, तो द शेप इज वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द C100। और इसके साथ इसकी दोस्ती SF4 से कराइए, क्लियर और नॉट। तो केमिकल बॉन्डिंग आप देखिए पी ब्लॉक में जहां हम बात करेंगे, तो केमिकल बॉन्डिंग के साथ रिजेंबलेंस इसकी कितनी दिख रही है, बहुत ज्यादा नहीं दिख रही, बहुत ज्यादा दिख रही है। कराने को तो मैं कुछ ना कुछ कराता रहूंगा, बट आप बस उसको पिछले टॉपिक को भी खूब अच्छे से क्वेश्चन पूछा तो इसका मतलब कुछ रिवाइज कर रहे हैं, नहीं तो फिर वो वन साइड स्टोरी चलती रहती है, आप जो कुछ कहे जा रहे हो, ठीक है। तो आई होप कि मैंने आपको आइंस की बात भी कर ली, इंटर हेलोजन हमने आइंस भी बना दिए, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स भी बना दिए, हेलोजन कंपाउंड्स की बात पहले ही कर चुके, सीरो हेलोजन की पहले ही कर चुके, ये सब चीजें हो गई, ठीक है। आई थिंक द स्टोरी, ठीक है। अब मुझे लगता है कि मैंने ग्रुप 17 पूरा कंप्लीट करा दिया, राइट। और ग्रुप 17 में अगर आप ये जानना चाहें ये +7 +3 +5 कहां से आ गए थे, तो जस्टिफिकेशन चाहें, है ना, तो आपको यहां पर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताई देता हूं लगे हाथों, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 17। आपने ग्रुप 17 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की, सिवाय फ्लोरीन को छोड़कर, क्लोरीन की नहीं है, इन सब की क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट मानी आपने, +7 +5, हाँ
ये वाली मानी थी हमने। और फ्लोरीन इज द ओनली एटम विच शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली। ये सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन Sir, apply here in solution. You will write down. +3 1 ये सारी ऑक्सीजन स्टेट देते हैं। तो इसकी वजह क्या हो सकती है, इसको मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। तो लेट्स एग्जांपल ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन को ले लेते हैं। क्लोरीन के पास आप जानते हैं 17 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान समझिए, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। 17 का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या आएगा, 3s2 3p5 और 3d0। थर्ड शेल है X1. कौन से, डी को मैंने ले लिया क्योंकि डी है इसके पास। Hold it by and plus. 16 के इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं अरेंज कर दूं, दिखा दूं, शो कर दूं, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, जीएस। क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर्स अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए गेन करेगा या लूज करेगा, दो बातों में से कुछ करेगा। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेटस की क्या आएगी, +1 या फिर इसको हम -1 भी कह सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि अगर जैसे NaCl टाइप का आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, जो भी है। तो अब यहां पर हम आते हैं एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट में कई होती हैं। एक्साइटेड स्टेट नंबर 1, एक होती है एक्साइटेड स्टेट नंबर 2, एक होती है एक्साइटेड स्टेट नंबर 3। यानी आपने एनर्जी प्रोवाइड करी और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिकली एक्साइट हो गए फ्रॉम लोअर एनर्जी टू, तो व्हाट हैपेंस हियर, तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रांसफर हो गया यहां से यहां पर। तो यहां पर पहले एक्साइटेशन लेवल पर क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन हमने उठाकर ऊपर ले गए, यहां पर एक ही रह गया, यहां पर एक ही रह गया और यहां पर भी एक ही रह गया। ठीक है, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 + 3। अगर आप कहेंगे इस सूरत में हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो sp3d हाइब्रिडेशन नहीं है ना, ये हो गया। और अगर आप कहेंगे इसी ग्राउंड स्टेट में हाइब्रिडेशन क्या हुआ, sp3 नहीं क्लियर हुआ। अलग अलग केसेस में हाइब्रिडेशन आ रहा है, यहां पर sp3, यहां पर sp3d, और इसे बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड में आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन भी हमारा ट्रांसफर यहां हो जाएगा, और तब उस सूरत में इसकी शक्ल क्या बनेगी, ये वाली बनेगी। तो यहां पर हमारे पास होंगे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और ऐसी सूरत में बनेगी sp3d2। और इसके बाद अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को भी यहां ले जाएं, मतलब इसको और एनर्जी दें, तो इसे बोलते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट, और उस सूरत में सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे अनपेयर्ड नजर आएंगे। इससे ज्यादा संभव ही नहीं है। तो यहां पर मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने नजर आ रहे हैं, 1 2 3, total comes to be +7 and the hybridization should be sp3d। So matter is clear कि how the halogen atoms are capable to show such kind। लेकिन on the other एक क्वेश्चन अभी भी हमारे दिमाग में रहता है, why not the fluorine is showing such kind of variable oxidation state? This is only applicable for chlorine, bromine or iodine, but not for the right. So come to the fluorine. Fluorine have again 9 electrons. The configuration is 2s2 2p5, but you know 2d do not exist. So there is a possibility in the ground state there is one unpaired electron that can be shown in the picture as according to the Pauli's rule. This is called what, the ground state. And there is no chances of further excitation of electron from low energy to the high energy. There is no presence of the vacant d orbital. यहाँ पर ये जो 3d है, इसे आप बोल रहे हैं ये है vacant orbital। vacant orbital, और vacant orbital चूंकि इनके सबके पास है, क्लोरीन के पास भी, ब्रोमीन के पास भी, आयोडीन के पास भी, Capital S.
एनर्जेटिकली एक्साइटेड पाते हैं, क्योंकि कोई भी रिएक्शन जब हम करते हैं तो हीट जरूर देते हैं, and exoformal अच्छा जरूर देते हैं, ये क्या नाम है, कैटलिस्ट जरूर करते होंगे, ऐसा कुछ ना कुछ करते ही होंगे। it is necessary एनर्जी एब्जॉर्ब to write down formula in every question. formula फ्लोरीन के पास ऐसे कोई चांस नहीं है, तो इसके पास, और चूंकि फ्लोरीन से ज्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी होता ही नहीं है, तो इसका इलेक्ट्रॉन छीन कोई ऐसा पॉसिबल, तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन रेट ये सबसे छीन सकता है, इससे कोई नहीं छीन सकता, क्यों, लिहाजा ये शो ओनली द -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड एग्जिस्ट सो फार। नहीं बनेगा, यहां पे नहीं बनेगा, इसमें आगे बात समझ नहीं आई, क्लियर। ये है स्टोरी यहाँ पे हैलोजेंस की, और ये सिर्फ फ्लोरीन की नहीं है, जहां आपने इतनी बात जान ली है वहां एक बात और भी जान ली है। आप कहेंगे क्या बात जानने की? अगर हम सेकंड पीरियड के एलिमेंट की बात करें तो इधर कार्बन फैमिली आएगी, इधर नाइट्रोजन फैमिली आएगी, फिर ऑक्सीजन, फिर कौन आएगा, फ्लोरीन, ये आएंगे ना, राइट। तो फर्स्ट मेंबर अपने अपने ग्रुप के, ये ग्रुप 17 का है मेंबर, ये ग्रुप 16 का है, ये ग्रुप 15 का है, और ये ग्रुप 14 का है। ये वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो नहीं कर पाते, क्योंकि इनके पास, सबके पास, बिकॉज दे ऑल बिलोंग फ्रॉम द सेकेंड पीरियड। ये कहां से बिलोंग कर रहे हैं, सेकेंड पीरियड से। अब चूंकि सेकेंड पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, तो यहां पर क्या आएगा, नो क्या, वैकेंट, आगे क्या लिखेंगे, डी ऑर्बिटल। और चूंकि ये डी ऑर्बिटल इनके पास है ही नहीं, तो अपने ऑक्टेट को फैलाना पॉसिबल नहीं है। आगे पसंद नहीं है, इसे बढ़ाएंगे कहां, जस्ट लाइक कोई एक इंसान एक फ्लैट में रह रहा है, फ्लैट सिस्टम रह रहा है, फ्लैट सिस्टम समझते ना, अगल में बिल्डिंग है, बगल में बिल्डिंग है, पीछे भी बिल्डिंग है, ऊपर तो कोई रह ही रहा है फ्लैट में, नीचे भी कोई रह रहा है, अपने घर को आप एक्सपेंड कैसे करेंगे, कोई चांस नहीं है, राइट। और अगर कोई किसी गांव में अपना घर बना रखा है, उसने अपना छोटे शहर में या गांव में घर बना रखा है, लिसन लिसन लिसन, गांव में घर बना रखा है, तो पैसे कम थे, उसने एक समय पहली मंजिल बनाई, फादर ने, बेटे बड़े हो गए उसके, वो भी कमाने लग गए, तो वो क्या करेंगे, ठीक, घर बड़ा जरूरत पड़ रही है, तो क्या करें, पहली मंजिल के बाद और फैमिली एक्सपेंड हुई और पैसे अर्निंग के साधन आए और अच्छी अर्निंग शुरू हुई, तीसरी मंजिल नहीं आई बात समझे। तो एक्सपेंशन, यानी यहाँ पे थर्मल एक्साइटेशन, एनर्जेटिकली एक्साइट कर रहे थे आप, या आप कह सकते हैं मनी के फॉर्म में हम एक्साइटमेंट मिल रहा है हमें, कि हमें पैसे इतने आ गए, थ्रिल है, या पैसे इतने आ गए, अब थोड़ा बड़े घर में रहेंगे, तो हम 2 कमरों के रहते थे, जैसे पैसे के लिए थोड़ी जगह मिलती थी, अब हमारे पास पैसे हैं, तो क्यों ना हम बड़ा घर बनाए, और बड़ा क्यों ना बनाए, उससे भी बड़ा क्यों ना बनाए, तो हो सकता है एनर्जेटिकली एक्साइट। लेकिन अभी मैंने जो फ्लैट सिस्टम बोला, फ्लोरीन के पास वो ये फ्लैट सिस्टम है, अगल बगल में भी फ्लैट है, पीछे भी फ्लैट है, ऊपर तो कोई रह ही रहा है फ्लैट सिस्टम में, और नीचे भी कोई रह रहा है, तो आप एक्सपेंड कहां से करेंगे, फ्लैट का जो साइज है बस उसी में रहना है आपको, उसी में आपको अपनी पूरी दुनिया निकालनी है, यही होता है तरीका, नहीं है बस समझे। अंदर का स्ट्रक्चर आप चेंज कर लो, पेंट करा लो, कुछ करा लो, ये सब कुछ कराते रहना, साइज वही रहने वाला है, उसमें कोई फर्क 19-20 का ही कुछ कर पाओगे, आप ज्यादा नहीं कर पाओगे। आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये जो एटम्स हैं, जैसे ऑक्सीजन, अब ये क्या शो करती है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -3 भी होता है, +3 भी होता है, लेकिन ये +5 शो नहीं करते, और कार्बन का भी +4 ही आप दिखाते हो, तो आप दिखाते हो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की भी नहीं होती है, तो डू नॉट शो। आई होप द पॉइंट समझ में आ गया होगा। ग्रुप 17 मैंने आपको समझा दिया, फिर पॉइंट, अब मैं टाइम वेस्ट फिर रेशो भी बताता हूँ, आपको बोर करने वाला काम है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आप कहेंगे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, है ना, तो व्हाट विल बी द हाइब्रिडेशन ऑफ द क्लोरीन इन इट्स फर्स्ट एक्ट। अब यहां तो आप लिख के बोल रहे हो कि बोर्ड पे सब कुछ लिखा हुआ है, अचानक क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्लोरीन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, पहले तो क्वेश्चन समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्लोरीन का कोई कंपाउंड का नाम ही नहीं लिया, अभी तक तो हमने यही सुना था, SF4 में क्या होगा, SF2 में क्या होगा, PCl5 में क्या, ये कह रहे हैं क्लोरीन का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हाइब्रिडेशन क्या होगा। आधे बच्चों के समझ में नहीं आया ये एक्साइटेड स्टेट कहां से आ गई, फर्स्ट क्या हुआ, सेकंड क्या हुआ, थर्ड क्या हुआ। अब आप समझ रहे होंगे, पहले एक एक कदम करके पहली एक्साइटेड स्टेशन में यहां पर पहुंच गया, ये फर्स्ट का है, +3 है, sp3d होना चाहिए। क्वेश्चन इस तरीके से बने। आई होप द मैटर इज क्लियर, समझ में अच्छे से आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं ग्रुप 17 को,
P point whose coordinates are 2, तो लेके चलते हैं हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 16। याद होगा मैंने 16 ग्रुप को मैंने पहले बोला था चैल्कोजेन फैमिली कहलाती है। और चैल्कोजेन फैमिली में जो मेंबर आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? ऑक्सन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। पोलोनियम चूंकि रेडियोएक्टिव है तो इसको लेकर ज्यादा डिस्कशन बुक्स में अवेलेबल नहीं है, राइट। रेडियोएक्टिव एलिमेंट को आमतौर पर आप देखेंगे बुक में इनको लेकर इक्का दुक्का कोई बातें बताई गई हैं, ज्यादा नहीं बताई गई। हाँ, ये रीजन आप समझते हो इसके पीछे क्या है। एक तो ये एलिमेंट कैसे हैं, काफी डेंजरस एलिमेंट होते हैं, और दूसरा ये कि गवर्नमेंट जितनी भी सरकारें होती हैं इन एलिमेंट्स को बचा के रखना ज्यादा पसंद करती है, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन वाले प्रोसेस से कहीं ना कहीं इनका लेना देना बनता है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फिशन वाला खास है ना, तो फिशन वाला काम। ठीक है, चलिए देखते हैं, पहले ये तो छोड़ के चलते हैं इसको, इन 4 एलिमेंट की बात करते हैं। हेलाइड्स की बात कर रहे हैं, तो क्या ऑक्सीजन का कोई हेलाइड होता है? हेलाइड्स ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर आप ऑक्सीजन की हेलाइड की बात करें, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो ऑक्सीजन की फ्लोरीन के साथ रिएक्शन में 2 कंपाउंड मिले हैं, एक तो है OF2 और एक मिला है O2F2। ये 2 कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। इनमें अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट निकालें तो क्या निकल के आएगी? +2, और यहां क्या निकल के आएगी? +1। दीज आर कॉल्ड फ्लोराइड्स ऑफ ऑक्सीजन। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाई दे आर नॉट कॉल्ड एज द ऑक्साइड ऑफ द फ्लोरीन बट दे आर कॉल्ड द फ्लोराइड ऑफ द ऑक्सीजन। आप आमतौर पर देखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड, N2O5, एक सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड। What I will call this? These are the oxides. I will call this one is a oxide of the sulfur, oxide of the nitrogen, oxide of the carbon. Oxides. Why not this is called as an oxide? आ गया सर। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। दिस M plus N goes to left side। तो चलो कोवेलेंट बनाए, चलो लेन देन की बात नहीं चल रही, यहाँ पर शेयरिंग की बात चल रही है। बट why they are not called as the oxide? What I said, these are the fluorides of the oxygen, not the answer is very simple. The name decides whichever element is more electronegative. Among these two, you see oxygen and fluorine, which is more electronegative? The answer is fluorine. So that's why it is called fluorides of the oxygen. But on the other hand, in such cases, what happens? Oxygen is more electronegative than sulfur. Then I will call this one as the oxide of the sulfur, and not the sulfide of the oxygen. क्लियर और नॉट? समझ में आया मैंने क्या बोल दिया? तो ये ऑक्साइड्स हैं ना कि सल्फाइड्स, जबकि ये फ्लोराइड है ना कि ऑक्साइड। बिल्कुल सिंपल है कि जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, एंड एज वी नो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। द फर्स्ट 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर फर्स्ट फ्लोरीन, देन नाइट्रोजन, देन क्लोरीन। तो ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन इज वेरी वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ फ्लोरीन। तो ये तो यहां पर आप समझ रहे होंगे ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं इस कहानी को, ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। तो ये तो पहली पार्ट हो गई, हैलाइड्स ऑफ ऑक्सीजन। अब हम बात करते हैं सल्फर, हैलाइड्स ऑफ सल्फर। क्योंकि सल्फर आपने बोला कौन कौन सी ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है? +2, +4, +6। ये याद होगा आपको, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इवन नंबर है, और है ना, इवन नंबर वाली कहानी अच्छे से पता है। तो यहां पर जो हमारे हैलाइड्स बनेंगे वो AB2 टाइप के बनेंगे, AB4 टाइप के बनेंगे, AB6 बनेंगे। वजह साफ है क्योंकि ये +2 में जा रहा है, ये +4 में जा रहा है, और ये, ठीक है। और अगर मैं इसके एग्जांपल्स बनाना चाहूं तो यहां बनेगा SF2, और SF2 के अगर आप और मेंबर भी लेना चाहें तो SEF2 भी बन सकता है। यहां पर SF4 बन सकता है, तो आप कहेंगे नहीं, TEF4 भी बन सकता है, नहीं वो भी क्या नाम है, SEF4 भी बन सकता है। और F4 क्यों? आप क्लोरीन को क्यों नहीं लेंगे? तो क्लोरीन को भी ले सकते हैं भाई, हैलोजन तो बदल सकते हैं।
AB6 की बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा, SF6, SEF6, TEF6, राइट, ये एग्जिस्ट करते हैं। और SCL6 SBR6 में फिर वही दिक्कत आती है जो मैंने आपको बताया कि फ्लावर पॉट वाली कहानी है। छोटा फ्लावर पॉट है और उसमें ढेर सारे आप बड़े बड़े जो है एटम्स को शामिल मत करिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे। अब हम अगर बात करें इनकी शेप की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं, चलिए हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडेशन की बात अगर हम करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आना चाहिए sp3, यहां पे क्या आना चाहिए sp3d, और इस पे क्या आना चाहिए sp3d2 ना, 2 आएगा, 6 है ना, 6 है ना। तो टोटल अगर जोड़ के देखिए 6 ही आएंगे, 3 + 1 4 + 2 6, 6 ही आ रहा है, ठीक है। अब रही बात, आप कहेंगे शेप अच्छा क्या होना चाहिए फिर, पॉसिबल शेप। तो पहले केस में शेप क्या होगी, बोलो। हाँ, लीनियर, नो, दिस वन इज अ बेंड शेप, क्या होगी, बेंड शेप। वाटर मॉलिक्यूल की आप कॉपी कर लो, जैसे SF2 बनाएंगे तो सल्फर, ये 2 फ्लोरीन हो गए, और जैसे वाटर के पास होता है 2 लोन पेयर होते हैं, वाटर में भी तो ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन के साथ 2 H आ जाएंगे वहां पर। तो 2 लोन पेयर क्या करेंगे, इस बॉन्ड्स को सीधा कभी होने नहीं देंगे, उन्हें धमकाते रहेंगे, पीछे हटो यहां से, क्योंकि लोन, हाँ, एंगल डिपेंड करता है, अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में अलग अलग एंगल है, आप फिक्स नहीं कर सकते, क्लोरी रिपल्सिव फोर्सेस के कारण है, बॉन्ड लेंथ के कारण है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं बॉन्ड एंगल के विषय में। आप एक जनरल तो वो बना सकते हैं, डाउन द ग्रुप क्या होगा, ग्रुप में क्या होगा, ऐसे बना सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक बॉन्ड एंगल आपको लर्न करना पड़ेगा। S4 की बात करें, अभी अभी हमने बात की थी, इसकी शेप C100 होनी चाहिए। ये बहुत ही फेमस मॉलिक्यूल है, एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, और इसलिए अब नहीं आता है ना। एक जमाने में आप मान के चलिए ये बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन था, प्रिय क्वेश्चन था टीचर्स का, लेकिन अब ये प्रिय जो है खत्म हो गया, प्रिय जा चुके, है ना। SF4 C100, एंड द नेक्स्ट वन इज AB6। AB6 के तो खैर आपको सबको रटा होगा, शेप क्या होगी इसकी, द शेप विल बी, बोलो, डिस्टॉर्टेड कहां से होगा, ऑक्टाहेड्रन। भाई डिस्टॉर्टेड करने के लिए कुछ हो भी तो सही। अभी आपने कहा स्कूटी में 2 लोग बैठे हैं तो तीसरा केस आपने, लेकिन अगर बच्चा ही नहीं है तो आप क्या दिक्कत है कि डिस्टॉर्टेड है, आपका बात को डिस्टॉर्टेड होना। अब तो हम नॉर्मल अच्छे से बैठिए ना। तो यहां पर हम आ जाते हैं, SF6 की बात कर रहे हैं, तो ये है हमारा SF6, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, और अच्छा ओहो, यहाँ फ्लोरीन है और नीचे भी फ्लोरीन है। इनको शेप को ऐसे मिला देते हैं, है ना, इसको यहां से मिला दो, तो ये शेप आपको लग रहा होगा SF6 होगा। और बॉन्डिंग क्या नजर आ रहा है, एक्सियल वर्सेस एक्सियल 180, एक्सियल वर्सेस इक्वेटोरियल। कितना सिंपल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर मिल रहा। इक्वेटोरियल 60 है, 30 है, 45 है, हम्म, 60 होगा ना। आपको जैसा घुमाया जा रहा है वैसे घूम रहे हो आप, कॉमन सेंस अपना, दूसरों की बातों पर भरोसा मत किया करो। कंफ्यूज करने वाले लोग मिल जाएंगे आपको, लेकिन आप अपने अंदर विश्वास रखो, अपनी लाइट जलाओ अंदर ही अंदर। एक्सियल वर्सेस इक्वेटोरियल, आई सेड इक्वेटोरियल वर्सेस एक्सियल या एक्सियल वर्सेस इक्वेटोरियल, व्हाट शुड बी द बॉन्डिंग। क्वेश्चन इज सो सिंपल, आंसर शुड बी 90। 90 है, देखिए ये ले ली, आप ऐसा करिए, मैं शेप दिखाया था, ये मैंने कई बार बताया। लेट्स एज्यूम दिस वन इज एन इक्वेटोरियल पोजीशन, सी दिस वन इज इक्वेटोरियल, सल्फर इज देयर, 4 कॉर्नर यहाँ है और एक बॉन्ड ये खड़ा हुआ है यहाँ पर, ये। अब आप मुझे बताइए ये बॉन्ड और इसके बीच में एंगल क्या होगा। भाई ये तो साफ लग रहा है, ये प्लेन में है, ये भी प्लेन में, तो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। तो ये एंगल हमारा 90 होगा, समझ में आ गया। तो F S F, ऐसे कितने बॉन्ड है जो 90 डिग्री का एंगल शो कर रहे हैं,
टोटल 90 डिग्री एंगल। क्वेश्चन फिर से समझ लो, ये मॉलिक्यूल है, ये फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है, तो एफ नीचे आ गया एस, फिर एफ 90 डिग्री, एफ फिर से सुन लिए, एफ एस और एफ इधर 90, दूसरा हो गया एफ एस एफ, इधर तीसरा 90 हो गया, एफ एस एफ चौथा 90 हो गया, चार हो गए, चारों चार, और ये आपस में भी तो 90 होंगे, नहीं है ऐसे नहीं। भाई ये तो यही दिमाग है, आंखें उस समय आप 60 सेकंड्स का टाइम, और आपका दिमाग इतना ब्रिलियंट होना चाहिए, जल्दी जल्दी देखो क्या, तो कितने बने अंदर, कितने बने टोटल, 12, 12 ही बने, देखोगे ना, एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, और इसका हर एक के साथ 4 ऊपर हो गए और नीचे भी 4 हो गए, तो 4 और 4 8 और 4 12, ऐसे 12 एफ एस एफ 90 डिग्री पर होंगे एटलीस्ट, नहीं आया समझ में। चलिए और क्वेश्चन, कितने एफ एस एफ 180 डिग्री पर होंगे, दिमाग लगाओ, ऐसे कॉम्पिटिशन सॉल्व नहीं होगा, 3 होंगे, राइट आंसर के जवाब दो, बहुत एक्साइटेड वे में मत करो, जो ज्यादा कैच करने के लिए कूदते हैं ना, वो बदला कूदते रह जाते, कैच हाथ से निकल जाती है, आराम से पहले कूल वे में समझो कैच आ किधर रही है, कैसे करना है, पोस्टरिंग क्या है आपकी, हाँ आप समझ तो दिमाग से काम करेंगे, कूल रही, एक्साइट मत तो, एक पब्लिक मेरी कितनी तालियां हो जाएगी, फिर मजाक में हो जाएगी, है ना, तो इसलिए हमारा सारा कॉन्सेंट्रेशन टूट जाएगा जो आप पढ़ रहे हैं। हो गया समझ में क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, वर्सेस, और फिर टोटल मैंने आपको बताया कितने आपके 90 वाले, कितने 180 वाले, ठीक है, क्लियर, हाइड्रोजन की बात क्लियर हो गई, शेप की बात क्लियर हो गई, और चूंकि फ्लोरीन लेके ढेर सारे बैठे हैं, फ्लोरीनेटिंग एजेंट क्या हो गए, पूछा जाए किसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो आपको क्या लगता है, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, गर्मी दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, बॉन्ड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, किसकी ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगी, किसकी ज्यादा, किसकी ज्यादा होगी, आपने मान लो सबके हेक्साफ्लोराइड बना लिए, इसका भी बना लिया, इसका भी बना लिया, इसका भी बना लिया, अब ये 3 में इसका तो बनेगा नहीं हेक्साफ्लोराइड, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंस से जाती नहीं, और इसकी तो बात ही करना बेकार है, तो 3 बचे हमारे, 3 की तिकड़ी बची, कौन ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी, सिंपल, ठीक है, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है, सबकी बराबर है, नहीं, फ्लोरीन फ्लोरीन सेम है, बट एटम तो चेंज हो गया ना, तो नीचे जाने पे बॉन्ड लेंथ नहीं बढ़ी, बॉन्ड लेंथ बढ़ी तो बॉन्ड की ताकत, यस, तो सबसे तो यही, तो डाउन द ग्रुप की थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे थर्मल स्टेबिलिटी, आगे नहीं है, तो नीचे जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज, यानी कि आप कह सकते हैं फ्लोरिनेटिंग टेंडेंसी इंक्रीजेस, आप ये भी कह सकते हैं घुमा फिरा के, क्योंकि जल्दी बॉन्ड टूटेगा, जल्दी फ्लोरीन को आजाद करेगा, जल्दी फ्लोरीन आजाद होगी तो जल्दी फ्लोरीन उस मॉलिक्यूल के पास जाएगी जिसके लिए इसको भेजा गया, लीव लीव जल्दी करेगी ना, जल्दी लीव करे काम करके आएगी अब, तो बेस्ट फ्लोरिनेटिंग एजेंट कौन होगा इसमें, टेलुरियम फ्लोराइड, टेलुरियम हेक्साफ्लोराइड, क्लियर और नॉट, आगे बात समझे, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कुछ कुछ तो एडवांटेज हो रहा है ना, अगर आप समझ रहे हैं तो, नहीं तो टाइम पास तो फिर हम रोज हर बार क्लास में, फिर आप इसको इस तरीके से लेके चलो। नाउ कम टू द, ये तो हो गई ग्रुप 16 की कहानी हो गई, नाउ कम टू द ग्रुप 15 पे आते हैं, ग्रुप 15, ग्रुप 15 है ना, ग्रुप 15, अच्छा बर्थडे, थोड़ा सा बस रेफरेंस लिख लेते हैं, ग्रुप 15, ग्रुप 15, ग्रुप 15 थोड़ा सा ज्यादा देंगे, ओनली 2 to 3 मिनट्स, ग्रुप 15, ग्रुप 15 क्या बोलते हैं इन मेंबर्स को, पेनेकोजेंस, पेनेकॉन नहीं, पेनेकोजेंस क्या बोलते हैं, कौन मेंबर होते हैं, नाइट्रोजन, ये मेंबर थे हमारे, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बेसिल, व्हाई दे आर कॉल्ड पेनेकोजेंस, बिकॉज दे आर सफोकेटिंग एलिमेंट, क्या होते हैं, सफोकेशन कॉजिंग एलिमेंट, सफोकेशन कॉजिंग एलिमेंट्स,
अब इसको कैसे करेंगे तो बात क्या अलग होगी, लेकिन पहले समझते हैं सफोकेशन कैसे कॉज करेंगे। असल में जब भी इनके ऑक्साइड्स हवा में बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, वेन एवर ऑक्साइड्स ऑक्साइड्स कॉन्सेंट्रेशन इज बियॉन्ड फ्रॉम देयर लिमिट, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड ढेरों पड़े, N2O, N2O5, N2O3, आप जानते हो नाइट्रोजन के ऑक्साइड तो ढेर सारे, जैसे NO, जैसे N2O, जैसे N2O3, जैसे फास्फोरस के ऑक्साइड P2O5, जैसे P2O3, जैसे आर्सेनिक ऑक्साइड AS2O3। तो ये हवा में अगर अपना कॉन्सेंट्रेशन का बैरियर तोड़ देते हैं, एक लिमिट से ऊपर बढ़ जाते हैं, तो आपको दम घुटने लगेगा, इसलिए इनको बोलते हैं सफोकेशन कॉजिंग एलिमेंट। और आप कहेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो हवा में हमेशा मौजूद रहते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हवा में हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि नाइट्रोजन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा है, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, बॉन्ड बहुत मजबूत हो गया। ऑक्सीजन के बीच में भी डबल, हालांकि ऑक्सीजन रिएक्टिव है, बट नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन को नॉन रिएक्टिव कर देता है। क्या कर देता है? नॉन रिएक्टिव। इसलिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हवा में साथ रहने के बाद भी, सदियों से साथ रह रहे हैं, बट बोलचाल बंद है, बातचीत बंद है, दोनों अपने दरवाजों में बंद रहते हैं, ठीक है। बट ये दोस्ती कब शुरू होती है? जब इनके बीच में आग लगा दी जाती है। मतलब आपने क्रैकर्स छोड़े, मान लिया हम क्रैकर्स को दोष देने लग गए, मैं मतलब आप कोई और ले लो, पराली ले लो, कुछ ले लो एग्जांपल्स, ठीक है। व्हेनेवर सच काइंड ऑफ, जैसे या ऐसा कर लो, इसको भी हटा सकते हैं, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपने कोई स्पेस के लिए कोई यान छोड़ा, स्पेस के लिए मैं समझते हैं ना, तो आप मान के चलिए इतना, आप कहते हैं 5 टन 10 टन 50 टन तक के यान भेजे जा रहे हैं, उनका वजन कितना होता होगा, और उनके लिए थ्रस्ट कितनी चाहिए, थ्रस्ट समझते ना, पीछे जो टेल बनती है ना, आग जो लगती है रॉकेट की तरह से, वो कितनी गर्मी पैदा करती होगी, कितनी तेज, एक सेकंडों में एक साथ आग और एक साथ थ्रस्ट तब उठा के फेंकती होगी, इतनी तेज टेम्परेचर पे इंस्टेंट टेम्परेचर जो होता है 2000 डिग्री से ऊपर पहुंच सकता है। और तब ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन की दोस्ती फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, मान लो मैं कह रहा हूं फ्रैक्शन के लिए आपने कोई पटाखा फोड़ा, पटाखा, तो पटाखा क्या होता है, इग्निशन एक गेन करता है 1 सेकंड के लिए, और धूम आवाज जोर से, लेकिन कितनी देर के लिए? 1 सेकंड के लिए। मतलब 1 सेकंड के अंतराल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में, और ऑक्सीजन भी फास्फोरस ऑक्सीजन आर्सेनिक अगर हवा में मौजूद है, तो व्हाट हैपेंस, अगर हम क्रैकर्स या फिर बहुत बड़े लेवल पर इसकी बस्टिंग करेंगे, बड़े लेवल पर हो जाती है, चाहे हम 3 घंटे का त्योहार है, तो 3 घंटे में हम दनादन एक के बाद एक क्या होता है, एक चेन रिएक्शन होती है, तो सबने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया। जैसे होता है ना, एक नदी में जो सूख गई थी, सबने वही एक लोटा पानी डालना शुरू किया, तो पता चला कि वो सुबह नदी अच्छी बन गई क्योंकि सभी ने कंट्रीब्यूट किया ना। द सेम थिंग हैपेंस ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ सच काइंड ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, क्रैकर्स और समथिंग दैट सब्सटेंस, या पराली अपने का लंबे समय तक रात भर जलती रहेगी, तो उतना टेम्परेचर वो फिर एक्वायर धीरे, 2000 नहीं, मैं ज्यादा कह रहा हूँ, 2000 से थोड़ा कम पे ही होगा, लेकिन कुछ ना कुछ रिएक्शन थोड़े बहुत बनते होंगे, कुछ कम बनते हैं, कुछ। ये कॉन्सेंट्रेशन चूंकि आप कह रहे हो एवरी डे द सेम सीन, कि यहां से वहां तक पूरा जा रहा है, मतलब जंगल मीन्स वही खेतों की बात कर रहा हूँ, पूरी पराली में मतलब आग लगी हुई है खेतों में, और ये पूरी नहीं होनी है, पूरी रात भर ये आग चलती रहेगी, होगा तो पूरी रात भर क्या होगा, ये ऑक्साइड बनेंगे और हवा में सारे जाएंगे, तो हवा को तो पूरी तरीके से कंटामिनेटेड कर ही दिया ना आपने। वही हवा हमारे आसपास घूमेगी और हम सबके लंग्स में एंटर करेगी, उसे तो रोक नहीं सकते आप। तो ये दैट हैपेंस, एंड दैट बाय दीज आर ऑल कॉल्ड एज पिनेकोजेंस, ग्रुप 15 मेंबर्स ऑफ। जैसे 16 को हमने बोला था चाइकोजेंस, ये है हमारे पिनेकोजेंस, 17 वाले हैं हमारे हेलोजेंस। इस ग्रुप की हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के वीडियो में आपने बहुत कुछ जाना होगा, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब हम बात करेंगे ग्रुप 15 के हैलाइड्स की बात करेंगे, ग्रुप 15 के साथ ही सारे के सारे ग्रुप के ऑक्साइड की दोबारा बात करें। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।